नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एचआरए नोटिस के बारे में। एचआरए एग्जामिशन जो क्लेम किया गया है उसके नोटिस के बारे में, जिसका नोटिस 142 सबसेक्शन 1 के अंदर डिपार्टमेंट इशू कर रही है। अगर आपने भी एचआरए क्लेम किया है तो आपको ये नोटिस आएगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस मांगा गया है एचआरए से रिलेटेड। यहाँ तक कि ये भी पूछा गया है कि क्या आपने उसके ऊपर टीडीएस सेक्शन 194 आईबी में डिडक्ट किया है तो क्या डिटेल्स है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। क्योंकि टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आती है जब आप रेंट पे करते हैं। तो पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन, कैसे आप रिप्लाई देंगे 142 सबसेक्शन 1 का और इस तरह के नोटिस में क्या सॉल्यूशन होगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, डिपार्टमेंट यहाँ पे अगर आपने भी हैवी एचआरए क्लेम कर रखा है, जैसे कि 4 लाख 5 लाख 6 लाख या इससे ऊपर का, तो आपके पास भी इनकम टैक्स से नोटिस आ रहा होगा, एचआरए नोटिस, ठीक है, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर, जहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ये कब होता है? जब आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी की जाती है और स्क्रूटनी के दौरान जब उनको लगता है कि फेक एचआरए क्लेम किया गया है या फ्रॉड तरीके से एचआरए क्लेम किया गया है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है आपके पास, तब आपसे इस तरह का नोटिस मांगते हैं सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर। तो समझते हैं कि क्या क्या है। देखिए, इसका आप एग्जामिशन कौन से सेक्शन में क्लेम करते हैं एचआरए का? सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर, ठीक है। जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें एचआरए लेस हो जाता है जितना आप एचआरए पे करते हैं, ठीक है। वही आप अपने फॉर्म 16 में दिखाते हैं, अपने एम्प्लॉयर को देते हैं और फिर आईटीआर के अंदर उसके अकॉर्डिंग क्लेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया देखो, एचआरए जो आपने पे किया है वहाँ पे हमें डिटेल चाहिए, किसकी? एम्प्लॉयर की डिटेल चाहिए, पैन नंबर एम्प्लॉयर का और सैलरी स्लिप चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयर की डिटेल, एम्प्लॉयर का पैन नंबर, एम्प्लॉयर की सैलरी स्लिप, मतलब जिस कंपनी से आपने एचआरए क्लेम किया, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का सैलरी स्लिप, ठीक है, ये चाहिए। दूसरा, रेंट रिसीट्स चाहिए। रेंट रिसीट्स में क्या क्या होना चाहिए? रेंट रिसीट के अंदर रेंट रिसीट की डेट होनी चाहिए, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर होना चाहिए, रेंट अमाउंट होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर्टी का जहां आपने एचआरए क्लेम किया है, ड्यूरेशन चाहिए स्टे का, साथ ही साथ उस पर रिवेन्यू स्टैंप लगा होना चाहिए, तभी आपकी वो वैलिड रिसीट्स मानी जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे तो ये चाहिए। तीसरे नंबर पे बोलते हैं कि डिटेल चाहिए वर्क प्लेस का, उसका एड्रेस डिटेल चाहिए वर्क प्लेस का, जहाँ से आप सैलरी ले रहे हो उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। कंपनी का एड्रेस क्या है, आपका एचआरए का एड्रेस क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप एचआरए देख रहे हो बेंगलोर का और कंपनी है कहीं दिल्ली में शिफ्ट, ठीक है। तो वहाँ से आना जाना कैसे हो रहा है? वर्क फ्रॉम है या फिजिकली आप जाते हैं, ठीक है। तो वो जब कंपनी की डिटेल देंगे तो उससे ट्रैक हो जाएगा। कंपनी अगर वर्क फ्रॉम होम करा रही होगी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अपने अग्रीमेंट में, तब तो ठीक है। और पता लगेगा कि भाई आप तो दिल्ली में रह रहे हो, कंपनी बेंगलोर की है, या फिर आप बेंगलोर में रह रहे हो लेकिन आप दिखा रहे हो कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और वहाँ से एचआरए क्लेम कर रहे हो, तो वो भी गलत है, ठीक है। इसमें चौथा जो चाहिए, होम एड्रेस चाहिए। होम एड्रेस किस लिए मांगा? मैंने बताया आपको कि होम एड्रेस चाहिए होगा आपको, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का होम एड्रेस चाहिए होगा। तो जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका होम एड्रेस और कंपनी का एड्रेस, ये सब ट्रैक किया जाएगा, प्लस एचआरए जहाँ आप पे कर रहे हैं उसका एड्रेस वो भी ट्रैक किया जाएगा, इन सबको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट हो, रेंटल एग्रीमेंट भी प्रॉपर हो, उसमें स्टैम्प पेपर के थ्रू हो, रेंटल एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी पे हो, ठीक है। और एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट हो। एक नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर आप उसमें कंडीशन डलवाते हो कि 5 साल के लिए होगा या 4 साल के लिए, तो वो भी वैलिड होगा। और ध्यान रखना, स्टैम्प पेपर बैक डेट की होनी चाहिए। बैक डेट का मतलब जिस ईयर का आपने एचआरए क्लेम किया उस ईयर का स्टैम्प पेपर होना चाहिए और उस ईयर का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि बाद में आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, ऐसा नहीं। अगला जो है वो डिक्लेरेशन चाहिए एचआरए का। एचआरए का एक डिक्लेरेशन, एक सिंपल सा डिक्लेरेशन बनेगा, उसमें दिखाना होगा कि भाई मैं इतना एचआरए पे कर रहा हूँ, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस ये है और मैं रेंटल एड्रेस ये है, और मैं इतना एचआरए पे कर रहा हूँ या इतना रेंट पे कर रहा हूँ और इसके हिसाब से मैं कंपनी के अंदर इतना एचआरए क्लेम कर रहा हूँ। साथ ही साथ 26 AS मांगा है कि 26 AS दे दो अपना, ठीक है। ये कौन देगा? एसएससी देगा, एसएससी का मांगा है। और उसके बाद अगला बोला है कि जो रेंट पे किया ना आपने,
वो सेक्शन 194 IB में उसका TDS डिडक्ट किया आपने, नहीं किया है, ठीक है। अगर डिडक्ट किया है तो सीरियल नंबर क्या है, डेट क्या है, अमाउंट कितना क्रेडिट है, कितना डिडक्ट किया गया है TDS, ये सब डिटेल्स चाहिए होगा। अभी ध्यान रखो, मैं आपको दोनों सेक्शन के बारे में बताता हूँ। ये जो सेक्शन है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 194 IB, ये TDS की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है और क्या होता है सेक्शन 194 IB और क्या होता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, ये दोनों समझा देता हूँ। एक बार समझिए सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्या है। ये सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर होती है कि वो नोटिस भेज सकती है, नोटिस भेज के डॉक्यूमेंट मांग सकती है, ठीक है। जब वो एग्जामिनेशन कर रही है फाइनल असेसमेंट से पहले, जो भी फाइनल असेसमेंट का डिसीजन होना है उससे पहले वो 142 सबसेक्शन 1 के अंदर असेसिंग ऑफिसर जो है वो इशू कर सकता है नोटिस और आस्क कर सकता है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, जो भी आपने डिडक्शंस एग्जेम्पशंस क्लेम किया है, या फिर रिटर्न के लिए भी 142 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया जाता है। क्लैरिफिकेशंस के लिए, जैसे HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो, इसके लिए भी 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस दिया जाता है। 142 सबसेक्शन 1 का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम में हो गए हो, बस ये है इसका कि हाँ प्रॉब्लम में फंसने से पहले वाला स्टेप है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, फेक डिडक्शन है, तब तो आप प्रॉब्लम में हो गए हो, जो भी HRA क्लेम किया सब डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 194 IB क्या होता है। तो सेक्शन 194 IB रेंट का प्रोविज़न है। सेक्शन 194 IB जो है किसी भी इंडिविजुअल और HUF के लिए रिक्वायर्ड है। कोई भी इंडिविजुअल या HUF जो कि ऑडिट के लिए लायबल नहीं है उसको TDS डिडक्ट करना है, ठीक है, अगर वो रेंट पे कर रहा है 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा पर मंथ का लैंडलॉर्ड को, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि आप 6-7 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट दिखा रहे हो अपने फॉर्म 16 के अंदर कि मैं 7 लाख रुपए का HRA क्लेम कर रहा हूँ, तो 7 लाख का मतलब हो गया कि महीने का कितना हो गया। आप देखो महीने का लगभग 58,000 रुपये होता है, जो कि 50,000 को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब आपके ऊपर TDS की लायबिलिटी आ जाएगी। यानी कोई भी इंडिविजुअल या HUF जो रेंट पे कर रहा है 50,000 से ज़्यादा, ठीक है, उसको TDS काटना है। यानी HRA अगर 50,000 से ज़्यादा पर मंथ पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को, तो उसके ऊपर TDS की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जो ऑडिट के अंदर नहीं है उनके लिए ये प्रोविज़न है कि ऐसे पर्सन जो ऑडिट के अंदर नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल या HUF जो 50,000 से ज़्यादा का 50,000 पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं, उनको TDS काटना है। TDS का रेट क्या है? 5% है टोटल रेंट का। फाइनेंशियल ईयर में जितना टोटल रेंट पे किया उसका 5% जमा कराना पड़ेगा। इसमें TDS मंथली जमा कराने की ज़रूरत नहीं है और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पेमेंट आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी लास्ट में मार्च मंथ में जितना आपका बनता है, या फिर प्रॉपर्टी को छोड़ते वक्त जब आप प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हो उस समय, तो जितना आपका रेंट बना है पूरे साल का उतना आप TDS काटने के बाद उसकी पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी रिटर्न फाइल करनी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि राज एक फ्लैट में रहता है मुंबई के अंदर, 55,000 रुपये पर मंथ का रेंट पे कर रहा है 12 महीने के लिए, यानी 6,60,000 रुपये का रेंट है। और ये रेंट HRA वो अपने कंपनी के अंदर क्लेम करता है कि भाई मैं इतना रेंट दे रहा हूँ अपनी लैंडलॉर्ड को और मुझे इतने का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इतने का वो एग्जेम्पशन क्लेम कर लेता है। अभी राज को क्या है, वो टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं है, तो उसको उस जो सैलरी एम्प्लॉय है, राज क्या है, सैलरी एम्प्लॉय है, तो इसको रिक्वायर्ड है कि 50,000 से ऊपर का रेंट क्रॉस हो गया। अब राज को TDS डिडक्ट करना होगा 194 IB के अंदर 5% का TDS डिडक्ट होगा, 6,60,000 रुपये यानी 33,000 का TDS डिडक्ट होगा और ये गवर्नमेंट को इसको जमा कराना पड़ेगा। साथ ही साथ मार्च मंथ में कर सकता है ये, और साथ ही साथ इसमें TDS की रिटर्न फाइल होती है जिसके अंदर फॉर्म 26QC फाइल होता है TDS रिटर्न, जो कि विद इन 30 डेज के अंदर करना होता है। जिस मंथ में आपने TDS काटा है, जिस डेट में TDS काटा है, उसके 30 दिन के अंदर आपको 26QC रिटर्न फाइल करनी होती है और TDS सर्टिफिकेट इशू करना होता है फॉर्म 16C के अंदर विद इन 15 डेज के अंदर। 15 दिन के अंदर आपको ये 26QC जो सर्टिफिकेट है TDS का वो इशू करना होता है। इसमें 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पैन नंबर, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर या टेनेंट का पैन नंबर ही सफिशेंट होता है TDS रिटर्न की फाइलिंग के लिए इस तरह की। और अगर इनऑपरेटिव हुआ पैन तो उस केस में 20% का TDS लग जाएगा, हायर TDS, या फिर पैन अवेलेबल नहीं है लैंडलॉर्ड का तो भी 20% का TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे पर्सन जो अब सैलरी एम्प्लॉय है और HRA दिखा रहे हैं
और जिनका रेंट 50,000 से ऊपर का है पर मंथ का, तो उनको टीडीएस काटना होगा और गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग भी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए। इस तरह की 194 IB वाली टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस तरह के नोटिस का रिप्लाई का भी आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए, अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर तो घबराने का नहीं है। अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो आप डॉक्यूमेंट इजीली प्रोवाइड करा दोगे, क्योंकि जब आपने क्लेम किया होगा तो कंपनी में भी सेम डॉक्यूमेंट दिया होगा, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ देना है। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट्स, पेमेंट प्रूफ, अगर बैंक से किया है तो पेमेंट प्रूफ हो जाए, कैश किया है तो उसमें कैश आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने इतना इतना कैश से पे किया। और कैश में ध्यान रखना सेक्शन 269 ST अप्लाई होता है, जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है 2 लाख रुपए से ज़्यादा साल का एक पर्सन को पे नहीं कर सकते कैश में है तो। बैंक में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहा हूं तो टीडीएस डिडक्ट करना है 5% सेक्शन 194 IB के अंदर, और उसकी टीडीएस की रिटर्न फाइल होगी और टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा और किसी सीईओ को हायर करना पड़ेगा, जहां पे आप एचआरए अगर क्लेम कर रहे हैं, अपना टैक्स बचा रहे हैं एचआरए क्लेम करके, तो वो टीडीएस भी काटना पड़ेगा। टीडीएस के कंप्लायंसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी आप एचआरए का बेनिफिट ले पाओगे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।